वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करेंगे। नया टॉपिक है 11th क्लास का। शॉर्ट में इसको BRS हम लोग कहेंगे, लिखेंगे भी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक कोलन ऑफ कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑन ए पार्टिकुलर डेट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक के बैंक कोलन के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को एक खास तिथि को, किसी भी खास तिथि को रिकॉन्साइल करने के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली जो हमारा पासबुक में बैलेंस है, जो हमारे कैश बुक में बैलेंस है बैंक कोलन का, उसी के बराबर हमारे पासबुक का भी बैलेंस होना चाहिए। अब कैश बुक क्या है? कैश बुक जो कोई फॉर्म बनाता है, हम लोगों ने कैश बुक बनाया है, पहले देखा है। हर एक फॉर्म में जो बैंक से लेन देन करता है वो अपने लिए एक कैश बुक में बैंक कॉलम बनाता है। और बैंक भी हर एक ग्राहक का, हर एक कस्टमर का एक अकाउंट अपने पास रखता है, जिसकी कॉपी वो जो कस्टमर है उसको पासबुक के रूप में या बैंक स्टेटमेंट के रूप में देता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम बैंक से कर रहे हैं उसका बैलेंस और जो पासबुक का बैलेंस है दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कुछ कारण इसके हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो उसी क्या क्या कारण हैं कि पासबुक और कैश बुक का बैलेंस रिकॉन्साइल नहीं कर रहा है, एक बराबर नहीं हो रहा है, एक ही नहीं है, उसका पता लगाते हैं, फिर उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के तरीके हैं, वो मैं भी आपको सिखाऊंगा। और तब हम पता कर पाते हैं कि क्यों रिकॉन्साइल नहीं हो रहा है और कैसे इस तरह रिकॉन्साइल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक, ये कैश बुक या कैश अकाउंट हम लोगों ने बनाया है। इसमें एक डेबिट कॉलम होता है, क्रेडिट होता है। इसमें क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं, पार्टिकुलर्स लिखते हैं, इसमें LF लिखते हैं, लेजर फॉलियो लिखते हैं, इसमें बैंक कॉलम है, अमाउंट, और ये कैश कॉलम है। इसी तरह क्रेडिट साइड का डेट होगा, पार्टी कुलर्स होगा, लेजर फॉलियो होगा, बैंक का अमाउंट होगा और कैश का रुपी होगा। ये हमारा कैश बुक होता है। उसी तरह पासबुक एक होता है। पासबुक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग आप लोगों में से बैंक में अकाउंट होगा या आपका अपना नहीं होगा तो घर के किसी व्यक्ति का होगा। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा, नहीं ध्यान दिया होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अब हम ये एक पासबुक होता है। पासबुक में क्या क्या कॉलम होते हैं? डेट के लिए कॉलम होते हैं, चेक नंबर के लिए होते हैं, पार्टिकुलर्स के लिए कॉलम होते हैं, और डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है, और लास्ट में बैलेंस का कॉलम होता है।
इसमें डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस लिखा जाता है, साइड में लिख दिया जाता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो 5000 DR, क्रेडिट बैलेंस है 5000 CR। तो ये इसमें ये कॉलम होते हैं। अब अगर बैंक में कोई हम पैसा जमा करते हैं तो यहाँ डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे और बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। जब पैसा बैंक में आ जाएगा तो ये भी डेट लिखेगा, यहाँ पार्टिकुलर्स लिखेगा और इसके क्रेडिट अमाउंट में जो हम डेबिट में लिखते हैं ये अपने यहाँ क्रेडिट में लिख लेगा। ठीक है, जो हम यहाँ डेबिट में लिखते हैं कोई अमाउंट तो बैंक यहाँ क्या करेगा, अपने क्रेडिट साइड में लिखेगा। उसी तरह फिर हम कोई चेक जमा करते हैं तो हम अपने डेबिट साइड में लिखते हैं, यहाँ पार्टिकुलर्स देते हैं, डेट देते हैं और बैंक क्या करेगा, फिर हमारे क्रेडिट साइड में लिख लेगा। बैंक भी अपना पार्टिकुलर्स लिखेगा, डेट लिखेगा और चेक लिखेगा। अगर हम कोई चेक इशू करते हैं, मतलब दूसरे को पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू, तो बैंक डेट लिखेगा, पार्टिकुलर्स लिखेगा और डेबिट साइड में कितने का चेक इशू किया गया। ये तो जमा हुआ चेक, ये इशू हुआ। अब हम कहाँ लिखेंगे, चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो हम भी यहाँ डेट कॉलम में लिखेंगे, पार्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे और बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पेमेंट हम कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अगर हमने एक ड्राफ्ट इशू किया, ड्राफ्ट इशू करने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया तो हम डेबिट कॉलम में यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन बैंक जो DD इशू करेगा वो डेबिट में लिखेगा। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। तो अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो बैंक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्योंकि जो हम डेबिट में लिख रहे हैं वो बैंक क्रेडिट में लिख रहा है और हम जो क्रेडिट में लिख रहे हैं वो बैंक डेबिट में लिख रहा है। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, मतलब ओवरड्राफ्ट है। पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को क्या कहते हैं, पासबुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट बैलेंस को क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस। तो अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैंक का डेबिट बैलेंस होगा। यहाँ बैलेंस में डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा, डेबिट इतना, या बैलेंस का अमाउंट लिख करके डेबिट। कुछ बाद में भी लिखा जा सकता है, पहले भी लिखा जा सकता है। तो इसका ये आपको समझाने का मतलब मेरा यही है कि कैश बुक का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, वो उसको पासबुक के, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो उतना ही कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो उतना ही बैंक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, दोनों में अंतर रहते हैं और अंतर के कुछ कारण होते हैं। ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई गलती हुई है, बल्कि कुछ कारण होते हैं। वो टाइम गैप के चलते कुछ कारण राइज करते हैं, कुछ गलतियां अगर क्रिएट हो जाती हैं या कुछ चीज़ें लिखने को छूट जाती हैं तब गलतियां हो जाती हैं, तो उसके कारण होता है। फिर उसको हम लोग ढूंढ करके बैंक रिकॉन्सिलिएशन जब बनाते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं, उसको पता कर लेते हैं। यही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। तो आप समझ के होंगे अच्छी तरह। हम लोग आगे बढ़ते हैं। BRS इज ए स्टेटमेंट नॉन एन अकाउंट। BRS एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। BRS इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है, बैंक नहीं बनाता है। Differences between the balances of cash book and passbook arise due to two reasons. बैंक कैश बुक और
पासबुक में जो डिफरेंस होता है वो मूलतः दो रीजन से, दो कारण से होता है। डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप, कुछ डिफरेंसेज होते हैं टाइम गैप के चलते। मतलब कोई चीज़, अब सपोज ये हमने बैंक में चेक जमा किया 1, 15, 3 को, 15 मार्च को ये चेक हमने जमा किया, लेकिन बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट तब करेगा जब कलेक्ट होगा। मैंने वो अकाउंट जो हमारे बैंक में, मान लीजिए कलेक्ट होने में, या बैंक में हमको जमा करने में, या कलेक्ट होने में पैसा क्लियर होने में बैंक को अगर 3 दिन लग जाता है, 18/3 हो जाता है, तो 18/3 को ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। मान लीजिए कि इस बीच में किसी दिन हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैलेंस देखेंगे तो ये दोनों बैलेंस तो नहीं मिलेगा। यही मुख्य कारण है। डिफरेंसेस ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि 100 रुपीज़ डेबिट करना है, बैंक ने इंटरेस्ट लिया है, हम 100 के बदले 1000 कर दिए, तो यहाँ गलती हो गई, ठीक है। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, 100 रुपीज़ हमको लिखना है, लेकिन हमने यहाँ 1000 लिख दिया, तो यहाँ एक रॉन्ग एंट्री हो गई। लेकिन हमारे डेबिट में यहाँ रॉन्ग एंट्री है, लेकिन यहाँ तो क्रेडिट में तो राइट एंट्री होगा, तो फिर इसके कारण भी डिफरेंसेज आ सकता है। तो एक तो होता है डिफरेंसेज ड्यू टू टाइम गैप, डिफरेंसेज ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग, एरर्स इन रिकॉर्डिंग। अब डिफरेंसेज ड्यू टू टाइम गैप क्या होता है? एंट्री इज रिकॉर्डेड इन दी वन बुक अर्लियर एंड दी अदर बुक लेटर। एक बुक में पहले एंट्री कर ली जाती है, दूसरे बुक में बाद में एंट्री की जाती है। जैसे कैश बुक में पहले एंट्री कर ली गई, पासबुक में बाद में एंट्री की गई, या पासबुक में पहले एंट्री की गई, कैश बुक में बाद में एंट्री की गई। एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन इज मेड बाय द फर्म और बैंक, ठीक है। और कोई गलती कोई चीज़ लिखने से छूट गया, या कोई चीज़ गलती लिख दी गई, चाहे बैंक के द्वारा ये गलती की गई हो, या फर्म के द्वारा की गई हो, कंपनी के द्वारा की गई हो, इंस्टीट्यूशन के द्वारा की गई हो, गलती तो हुई, और इसके चलते डिफरेंस हो जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसकी चर्चा करना ज़रूरी है। व्हेन बैंक बैलेंस इज फेवरेबल, बैंक बैलेंस फेवरेबल जब होता है, फेवरेबल तब कहते हैं जब कैश बुक इज हैविंग डेबिट बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, या नॉर्मल बैलेंस भी इसको कहते हैं। फेवरेबल बैलेंस को हम लोग नॉर्मल बैलेंस भी कहते हैं। और पासबुक इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। व्हेन बैंक बैलेंस इज अनफेवरेबल, है ना, इसको अनफेवरेबल कहते हैं। मतलब कैश बुक इज अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट, है ना, जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जितना पैसा है उससे ज़्यादा हमने पैसा बैंक से निकाल लिया है, तो कैश बुक इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। पासबुक इज हैविंग डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस इन पास बुक, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस इन पास बुक फेवरेबल बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस या उसको अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट कहते हैं बैलेंस इन कैश बुक इक्वल टू डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस इन पासबुक। ये अगर
कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, तो पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा। यहाँ जो बैलेंस लिखा जाएगा डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कारण है और उसका प्रभाव क्या होता है जिसके कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में अंतर होता है। इफेक्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस ऑन कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ आइटम्स हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला आइटम है चेक पेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड क्लियर। चेक हमने बैंक में जमा कर दिया, कहीं से ग्राहक से हमको चेक मिला, हमने जमा कर दिया, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। जैसे हमने बताया यहाँ कि अगर 15 को हमने चेक कोई जमा किया, या इसको आप ऐसे समझें तो ज़्यादा सही होगा, 25 को हमने जमा किया, लेकिन क्रेडिट हुआ 3/4 को। ठीक है, मतलब अप्रैल में, मई में हम मार्च में हमने जमा किया और अप्रैल में ये क्रेडिट हुआ। तो अगर 31 मार्च को हम अगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, 31 मार्च को अगर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो क्या होगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, कैश बुक का बैलेंस हमारा ज़्यादा डेबिट बैलेंस होगा, और पासबुक का हमारा बैलेंस, चूँकि ये तो 31/3 को तो मिलेगा नहीं, ये मिलेगा कब, 3 अप्रैल को मिलेगा। जो ये क्रेडिट बैलेंस है ये 3 अप्रैल को मिलेगा, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो चेक अगर बैंक में जो हम जमा किए और जो क्लियर नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, हमारे पासबुक में अभी तक नहीं आया, वैसी स्थिति में क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑन कैश बुक लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑन पासबुक लिखा हुआ है, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इसमें है, सीरियल नंबर है। तो इसमें क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ होगा और पासबुक का बैलेंस हमारा कम हुआ होगा। इसी तरह बहुत सारे कारण हैं। चेक हमने इशू किया है तो क्या होगा, चेक हमने इशू किया है तो हम अपने कैश बुक से तो घटा लेंगे, तो डेबिट बैलेंस हमारा कम होगा। चेक इशू किया है तो कैश बुक से हमारा घटा लेंगे, ये चेक अगर इशू किया है हमने तो चेक कैश बुक से हम घटा लेंगे, उतना पेमेंट हुआ है तो पेमेंट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं कैश बुक के, आप जानते हैं। तो बैंक कैश बुक का बैलेंस हमारा घटा होगा, पासबुक का बढ़ा हुआ होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अलाउड या कलेक्टेड, तीनों वर्ड में से कोई आ सकता है। उसी तरह यहाँ इशूड, ड्रॉन, दोनों में से कोई वर्ड आ सकता है। यहाँ पेड, डिपॉजिटेड, दोनों में से कोई वर्ड आ सकता है। बाई बैंक, अगर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, अलाउ किया है या कलेक्ट किया है हमारी ओर से किसी दूसरे से हमारे लिए, तो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ होगा और पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। बैंक चार्जेज ऑब्लिक इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, चूँकि हमको पता नहीं है, लेकिन पासबुक का बैलेंस घटा हुआ होगा। डायरेक्ट, हमको मतलब कंपनी को, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, अगर कस्टमर ने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है कि हमारे बिजली बिल आप जमा कर देंगे, हमारा रेंट जमा कर देंगे, हमारा टेलीफोन बिल जमा कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जब तक हम बैंक हमको इन्फॉर्म नहीं करता कि हमने बिजली बिल जमा कर दिया, तब तक हमारा बैलेंस बढ़ा होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा होगा, पासबुक का घटा होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर, कोई कस्टमर डायरेक्टली पैसा हमारे अकाउंट में बैंक में जमा कर देते हैं,
तो कैश बुक का बैलेंस घटा होगा और पासबुक का बढ़ा होगा। डिजॉनर ऑफ चेक पेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक या बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। अगर चेक बैंक में हमने जमा किया वो डिजॉनर हो जाता है, या बिल कोई डिस्काउंट किया है, ब्याज जो हम डिस्काउंट करते हैं, बिल रिसीवेबल को हम डिस्काउंट करते हैं अगर पैसे की ज़रूरत है तो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ा है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा होगा और पासबुक का कम होगा। एनी अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन दी कैश बुक और पासबुक, कोई भी क्रेडिट है अगर या कैश बुक में है या पासबुक में है, ऐसी स्थिति में कैश, ये दोनों के लिए क्रेडिट है कैश बुक में या पासबुक में, ये दोनों में क्या होगा, हमारे कैश बुक का बैलेंस कम होगा और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। एनी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन दी कैश बुक और पासबुक, अगर डेबिट हुआ है कैश बुक में या पासबुक में तो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा और पासबुक का कम होगा। कुछ और कारण है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक बैंक में जमा कर दिया गया, मान लीजिए कि ये चेक जमा कर दिया गया बैंक में, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड, एक चेक ग्राहक से मिला और हमने जमा कर दिया, लेकिन हमने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ हमने रिकॉर्ड नहीं किया। लिखना चाहिए हमको जमा किया तो, लेकिन हमने सीधे जमा कर दिया, तो बैंक तो हमको क्रेडिट कर लेगा, तो हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा कैश बुक का बैलेंस कम रहेगा। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यहाँ कम होगा, पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ होगा। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक हमने यहाँ जमा किया, लिख भी लिया, इसको लिख भी लिया, लेकिन बैंक में जमा करना भूल गए किसी कारण से, तो बैंक तो क्रेडिट नहीं करेगा। तो क्या होगा, हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, जब तक हम चेक जमा नहीं करते हैं, कलेक्ट नहीं होता है, तो तब तक पासबुक में तो क्रेडिट होगा नहीं, तो पासबुक का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कम होगा। पेमेंट क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्टेड, पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड को ही क्रेडिट साइड कहते हैं कैश बुक के, तो पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट, कम लिखा गया है, कम लिखा गया है तो क्या होगा, कैश बुक बढ़ा हुआ होगा, पासबुक घटा हुआ होगा। रिसिप्ट डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्टेड, रिसिप्ट या जो डेबिट साइड है कैश बुक का, उसको, उसमें हम लोग ये लिखते हैं, जो पैसा रिसीव करते हैं बैंक में जो जमा करते हैं वो लिखते हैं। तो हमने अगर कम उसमें पैसा जोड़ा है, टोटलिंग में कम टोटल किया है, तो ये घटा हुआ होगा और पासबुक हमारा बढ़ा हुआ होगा। पेमेंट क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्टेड, अगर ज़्यादा जोड़ हो गया है, उसका टोटल हमने ज़्यादा कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा पासबुक बढ़ा हुआ होगा, सॉरी कैश बुक बढ़ा हुआ होगा, पासबुक घटा हुआ होगा। रिसिप्ट डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्टेड, अगर टोटलिंग ओवरकास्ट हो गया, ज़्यादा जोड़ कर दिया गया है रिसिप्ट साइड का, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, पासबुक का कम होगा। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, चेक इशू कर दिया लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा, तो चेक कैश बुक में नहीं लिखा तो हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, और पासबुक तो चेक चला जाएगा बैंक में, वो पैसा दे देगा तो उसका बैलेंस घट जाएगा। यहाँ तो चेक हमने मान लीजिए कि दिया, और चेक हमने यहाँ चेक हमने यहाँ दिया, ये चेक दिया किसी को, तो वो तो पैसा जाके यहाँ निकाल लिया, तो वो
यहाँ तो हमारा डेबिट हो जाएगा। अगर हमने इसको लिखा नहीं, है ना, हमने इसको लिखा नहीं यहाँ, तो क्या होगा? हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो डेबिट बैलेंस हमारा ज़्यादा होगा और बैंक का डेबिट बैलेंस कम होगा। ठीक है, मतलब डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा क्योंकि इसलिए कि हम लोगों ने ये नहीं लिखा, और बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो, हाँ, डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा, और बैंक ने तो पेमेंट कर दिया तो इसका बैलेंस कम होगा। सॉरी, ये अंडर कास्ट है, टोटलिंग यहाँ टोटलिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ 1000 के बदले में अगर हमने 900 ही किया, या ओवर कास्ट 900 के बदले में 1000 कर दिया, तो यहाँ तो हमारा ज़्यादा दिखा रहा है बैलेंस, और इसका क्रेडिट में आता है, तो यह क्रेडिट में क्या होगा, यहाँ तो 1000 दिखाएगा, तो ये हमारा रिसिप्ट डेबिट्स होगा तो हमारा ज़्यादा होगा, और बैंक में तो ये है ही नहीं, यहाँ सही है, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस कम होगा। ड्राफ्ट इशूड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ड्राफ्ट बैंक ने इशू कर दिया है, हमने इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को कि अमुक डेटर को आप इतना पैसा पेमेंट कर दीजिए, ड्राफ्ट बना करके पेमेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारा बैलेंस जो कैश बुक का बैलेंस है वो बढ़ा हुआ होगा, और पासबुक का बैलेंस कम होगा, क्योंकि उसने जब डीडी इशू किया तो डीडी का वैल्यू प्लस उसका जो मेकिंग चार्ज है वो दोनों उसने हमारे अकाउंट में डेबिट कर लिया है, तो ये इतने से अमाउंट से कम होगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग फॉर्मेट की चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं, फिर एज ऑन किसी खास डेट को बनाते हैं, जिस डेट को बनाते हैं वो लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखते हैं, पार्टिकुलर्स लिखते हैं, प्लस आइटम्स लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या बताया आपको, कोई इंक्रीज होता है तो इंक्रीज को प्लस करेंगे, और डिक्रीज होगा उसको, डिक्रीज को माइनस करेंगे, इंक्रीज को प्लस करेंगे। ठीक है, तो एक प्लस आइटम होता है, एक माइनस आइटम होता है, रुपीज़। अब बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक दोनों में से जो हमको क्वेश्चन में उपलब्ध होगा वो लिखेंगे। ठीक है, जो भी फेवरेबल बैलेंस होगा, चाहे पासबुक का हो या कैश बुक का हो, तो उसको प्लस से आइटम में लिखेंगे, और अनफेवरेबल बैलेंस है अगर कैश बुक का है या पासबुक का है तो हम उसको माइनस आइटम में लिखेंगे। फिर जिस तरह का ट्रांजैक्शन होगा, कुछ प्लस आइटम में आएगा, कुछ माइनस आइटम आएगा, प्लस आइटम में आएगा, माइनस आइटम में आएगा। फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम बिगर साइड का टोटल करते हैं, जो भी बिगर साइड हो, चाहे प्लस आइटम का साइड टोटल हो, ये अमाउंट नहीं लिखे हुए रहते हैं, और लास्ट में बैलेंस एज पर पासबुक ऑब्लिक कैश बुक लिखते हैं। कैश बुक पहले है तो पासबुक का बैलेंस तक हम पहुँचेंगे, पासबुक अगर दिया हुआ है तो हम लोग कैश बुक के बैलेंस तक पहुँचेंगे। ठीक है, अगर कैश बुक का दिया हुआ है बैलेंस तो हम पासबुक तक पहुँचेंगे, अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुँचेंगे। अगर अब इसमें अगर डेबिट टोटल ज़्यादा है तो फेवरेबल बैलेंस आएगा, और अगर क्रेडिट टोटल ज़्यादा है तो अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। एक चीज़ और, जब हम जिस बैलेंस को लेकर, चाहे कैश बुक के बैलेंस को लेकर चलें या पासबुक के बैलेंस को लेकर चलें, जब हम ये एंट्री करते हैं कि प्लस करना है कि माइनस करना है, तो इसी बैलेंस को ध्यान में रखकर करते हैं, चाहे ये बैलेंस हो चाहे ये बैलेंस हो। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को ध्यान में रख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो बढ़ा होगा या घटा होगा। ठीक है,
तब उसी का इफेक्ट देते हैं। जैसे अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई क्वेश्चन हमारे पास सामने है, ठीक है, जैसे चेक इशूड हुआ, चेक इशूड हुआ तो कैश बुक का बैलेंस हमारा घट जाएगा, है ना। और पासबुक का बैलेंस जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक बढ़ा रहेगा। तो वैसी स्थिति में हम कैश बुक का ध्यान रख के करेंगे, न कि पासबुक का ध्यान रख के करेंगे, क्योंकि कैश बुक में हमारा बैलेंस घटा हुआ है तो हम पासबुक तक पहुंचने के लिए, पासबुक के बराबर पहुंचने के लिए इसको प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ घटा हुआ है तो इसको बढ़ाएंगे तो प्लस करेंगे उस आइटम को। इसी तरह सारे आइटम का डिसाइड करते हैं। हमने लिख भी दिया है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस विल बी गिवन कीपिंग इन व्यू द स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस आइदर ऑफ कैश बुक और पासबुक। ये जो भी या अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तब भी हम उसी तरह करेंगे, चाहे पासबुक का दिया हो या कैश बुक का दिया हो। द एक्सेस ऑफ प्लस कॉलम बैलेंस ओवर माइनस कॉलम रिप्रेजेंट नॉर्मल फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। द एक्सेस ऑफ माइनस कॉलम बैलेंस ओवर प्लस कॉलम रिप्रेजेंट्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अगर ये क्रेडिट ये माइनस, इसमें यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। अगर माइनस साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस होगा, जो भी यहाँ लिखा जाएगा तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा जाएगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखने का मतलब है कि अनफेवरेबल बैलेंस, डेबिट जैसा हम लोगों ने शुरू में अभी चर्चा की है कि अनफेवरेबल होता है तो क्या होता है, फेवरेबल होता है तो क्या होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रिपेयर क्वेश्चन आप देख लीजिए पूरी तरह। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें फॉर्मेट में है, आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, यहाँ बैलेंस तक दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ऊपर भी आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा था। ये फॉर्मेट ऑफ बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं, एज ऑन लिखते हैं, तो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 3rd नंबर है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2010। यहाँ इसको 20 हम लोग कर लेते हैं, चले रिसेंट कर लेते हैं 2020। डेबिट किसी दिन को हम बना सकते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 3400, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। और आंसर भी दिया हुआ है, बाद में हम लोग आंसर देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ सीरियल नंबर हम लोग लिख देंगे, सीरियल नंबर, इसमें पार्टिकुलर्स लिखेंगे। फॉर्मेट मैंने हमने बना दिया है, इसी तरह फॉर्मेट बनाया जाता है। और इसमें प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, ऊपर क्या लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
एक ही रहता है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक ही रहता है। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, फॉर्मेट हो गया, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मई 2020। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश दिया हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब हम नॉर्मल बैलेंस मानेंगे, फेवरेबल बैलेंस मानेंगे। तो 1 नंबर में दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसको हम लोग प्लस आइटम में लिखेंगे 3400, 3400। सेकेंड दिया हुआ है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड 2350। चेक issued but not yet presented, चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो चेक जब इशू होता है तो क्या करते हैं, कैश बुक का बैलेंस हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस हमारा, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा हमारा, कैश का बुक का बैलेंस हमारा घटा हुआ होगा, कैश बुक का बैलेंस हमारा यहाँ घटा हुआ होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो कैश बुक का बैलेंस लेके हम चल रहे हैं 2350, 2350। अब नेक्स्ट क्या है, चेक नॉट प्रेजेंटेड हो गया। बैंक चार्जेज, अब बैंक चार्जेज कौन लेता है, बैंक लेता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो बैंक चार्जेज लेता है। तो 180 बैंक चार्जेज बैंक ने लिया है। थर्ड है बैंक चार्जेज 100 लिया है बैंक ने। अब क्या होगा 180 से, 180 से हमको कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा और पास बुक का बैलेंस तो उसने बैंक चार्ज लिया है तो घटा हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, इसलिए घटाएंगे कि हम तो कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं, तो हम इसी को ध्यान में रख के चलेंगे। प्लस या माइनस करेंगे, हम इसी को ध्यान में लेके चलेंगे, न कि पासबुक के बैलेंस को। पासबुक में क्या हुआ उसको तो हमको नहीं ठीक करना है, हमको ठीक करना है अपने बैंक को। अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमको पासबुक का ठीक करना होगा। तो इसमें 180 आ जाएगा बैंक चार्जेस, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा पासबुक के का बैंक बैलेंस, बैंक बुक के ये कैश बुक के। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 2500, चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक हमने डिपॉजिट किया तो हमारा बैलेंस
बढ़ गया, मतलब हमारा बैलेंस मतलब कैश बुक का बैलेंस जो हम लेके चल रहे हैं ये बढ़ा हुआ है, और पासबुक का बैलेंस कम है। ठीक है, तो हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, उसको पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको हम घटा लेंगे, कितना, माइनस फिगर में लिखेंगे 2005। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹100। पेमेंट साइड कैश बुक का 100 रुपये से कम जोड़ा गया है। अब पेमेंट साइड कैश बुक का क्या है, ये हम लोग कैश बुक हम लोगों ने देखा है, यहाँ ये कैश बुक हम लोगों ने देखा है ना। पेमेंट साइड बढ़ा तो पेमेंट साइड इधर बढ़ा हुआ है 100 रुपीज़ से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पेमेंट साइड बढ़ा हुआ है तो हमारा बैलेंस कैश बुक का घटा हुआ है। ठीक है, अब पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाई, घटा हुआ है, पेमेंट साइड कम है। तो पेमेंट साइड अगर कम हमने लिखा है कैश बुक में, तो पासबुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ है, कैश का बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि अंडर कास्ट हम लोगों ने किया, हमने जोड़ ही कम किया है, और कैश पासबुक का तो अधिक होगा ही। तो इसको क्या करेंगे, फिफ्थ अमाउंट को ये माइनस साइड में, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। ठीक है, ये कितना, ₹100। हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, हम कैश बुक लेकर ही डिसाइड कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, नियम ही है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹250, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, तो इसको बढ़ाने के लिए प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जो भी यहाँ हम लोग लिखते हैं एग्जैक्टली यही भाषा ले सकते हैं जो क्वेश्चन की भाषा है, कहीं से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सोचने की ज़रूरत सिर्फ यहाँ है, प्लस करना है कि माइनस क्या इफेक्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन का। इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया, तो कैश बुक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नहीं लिखा हुआ है, तो बैलेंस उतना घटा होगा, लेकिन बचना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 250। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिजॉनर्ड बट नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड सो फार ₹1370। चेक बैंक में हमने जमा कर दिया, तो हमारा बैलेंस तो बढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये डिजॉनर्ड हो गया और हमको कोई इन्फॉर्मेशन बैंक से अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम लोग घटा लेंगे, तभी ना बराबर होगा पासबुक के। तो ये 7th आइटम है, चेक डिपॉजिटेड डिजॉनर्ड, चेक डिपॉजिटेड डिजॉनर्ड, कितना अमाउंट है, 1300, यहाँ दिया हुआ है 1370, तो यहाँ लिख देंगे 1370। अब हम लोग देखेंगे कौन साइड ज़्यादा है, तो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो टोटल कर लेंगे यहाँ डेबिट साइड का, कितना हमारा वहाँ आएगा 6000 इधर भी लिख देंगे, जो भी टोटल आएगा जिस साइड का करें
डेबिट साइड का करें या क्रेडिट साइड का करें, जो भी टोटल आएगा उसको हम लोग लिख देते हैं। 6000 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, या क्रेडिट बैलेंस या डेबिट लिखा हुआ है तो उल्टा उसका होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर, यहाँ कैश बुक लिखा हुआ है तो यहाँ पास बुक। और कहाँ लिखा जाएगा, ये साइड कम है, कितने से कम है, 1850। ये प्लस कर लीजिए, इतना ही आएगा 6000। ये प्लस करके देख भी लीजिए आप, 0 5 5 10 के 0 इन हैंड हुआ 1 और 4 5 और 3 8 और 2 10 0 इन हैंड हुआ 1 और 3 4 और 2 6। ये 0 8 और 7 15 5 20 0 इन हैंड हुआ 2 1 3 और 5 8 9 और 3 12 और 8 20 इन हैंड हुआ 2 और 2 4 1 5 1 6। सही है। और हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आया 1850। आंसर भी दिया हुआ है 1850 क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक रुपीज़। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जितना संभव है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। द कैश बुक ऑफ रमन शोड ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अभी हम लोगों ने नॉर्मल बैलेंस का बनाया कैश बुक का, एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस का बनाते हैं। ऑफ ₹3900 एंड 31 मार्च 2020 इसको कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इट विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वेयर फाउंड। अब जो हम लोग डिस्क्रिपेंसीज का कारण है वो हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे और फिर उसका इफेक्ट भी देते चलेंगे। सबसे तो है हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है सबसे पहले, और बैंक कब बनाया है हम लोग, 31 एज एट 31 मार्च 2020। यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ प्लस आइटम्स लिखेंगे, माइनस आइटम्स लिखेंगे, रुपीज़। अब यहाँ सीरियल नंबर नहीं देंगे इसलिए कि वो ऊपर लिखा हुआ है ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने बताया कि जब वो ड्राफ्ट बैलेंस होता है तो माइनस आइटम में लिखते हैं, और सीरियल नंबर हम लोगों ने इसलिए नहीं दिया कि क्वेश्चन में सीरियल नंबर नीचे वाले ट्रांजेक्शन से दिया हुआ है, ऊपर ओवर ड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है 3900। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस आइटम में ओवर ड्राफ्ट बैलेंस जब भी रहे, चाहे कैश बुक का रहे या पासबुक का, उसको माइनस साइड में लिखते हैं। अब हम सीरियल नंबर देना शुरू करेंगे, ट्रांजेक्शन देखेंगे। चेक फॉर ₹4500 वेयर पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, बट चेक ऑफ ₹500 was credited on April 2nd and check of ₹700 was returned dishonored on April 3rd। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। चेक हमने बैंक में जमा किया कलेक्शन के लिए 4500 का, लेकिन 31 तक और सब चेक तो हमारा जमा हो गया, कलेक्ट हो गया और हमारे पासबुक में जमा हो गया।
लेकिन एक चेक जो 500 का था वो क्रेडिट हुआ अप्रैल 2 को। तो अप्रैल 2 को जब क्रेडिट हुआ वो, तो 31 मार्च 2020 को जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो तो दिखेगा नहीं, वो रहेगा नहीं, वो तो बाद में आया है। तो उसके लिए हम क्या क्या होगा उसका कारण? उसका कारण ये होगा कि हमारा उतना से बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, कैश बुक का बैलेंस उतना से बढ़ा होगा, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। उसी तरह का एक 700 का चेक जो हमने डिपॉजिट किया वो डिजॉनर हो गया, वो 3 अप्रैल को डिजॉनर हुआ। चूँकि हमको 3 अप्रैल को पता चला, 3 अप्रैल तक बैंक को प्रोसेस करने में लग गया, तो उस दिन डिजॉनर हुआ। तो ये भी तो हमने कैश बुक में हमारा ये डेबिट साइड में हमारे है, मतलब हमने उसका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन ये भी पैसा तो डिजॉनर हो गया, तो अब मिलेगा नहीं, मतलब बैंक में भी नहीं आएगा। तो इसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे और दोनों अमाउंट को, चूँकि हमारा कैश बुक का अमाउंट बढ़ा हुआ है, तो दोनों को माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे? चेक पेड into bank but cleared but credited on 2 अप्रैल। ठीक है, ये कितने का है? 500। 1 का ही एक और है, चेक पेड इन टू बैंक बट डिज ऑनर्ड ऑन 3 अप्रैल। ये कितने का है? 700 का। ठीक है, क्या देख करके हम डिसाइड कर रहे हैं? हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम डिसाइड कर रहे हैं ऐसा घटाने के लिए। चेक फॉर ₹6,000 वेयर इशूड टू क्रेडिटर्स, ऑफ विच चेक फॉर ₹4,200 हैड बीन प्रेजेंटेड टिल डेट। चेक हमने इशू किया 6,000 का, लेकिन अभी तक बैंक के पास पेमेंट के लिए 4,200 का ही चेक आया है। इसका मतलब है कितने का नहीं आया है? 1,800 का चेक अभी तक, 6,000 माइनस 4,200, तो 1,800 का चेक अभी नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कैश बुक का बैलेंस तो उतना से घटा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। सेकेंड आइटम क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड but not presented for payment, presented for payment। कितना है ये? 1,800 हम लोग ने कैलकुलेट किया था। अब हम लोग ये थर्ड आइटम लेंगे। बैंक पेड ₹400 टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 600 एज रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। कस्टमर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम और रेंट हमारा पेमेंट कर देंगे, उसने पेमेंट कर दिया, लेकिन फॉर्म को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारा जो कैश बुक का बैलेंस वैसी स्थिति में बढ़ा हुआ होगा, तो उसको ये पेमेंट जब हो गया तो पासबुक का बैलेंस, तो ये कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम
premium and rent paid by bank as per standing instruction. $1000 दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 400, 600, 1000. A BR for ₹3000 was discounted for ₹2850 with the bank, but it was recorded in the cash book with full amount of BR. मतलब कैश बुक में ये 3000 लिख दिया गया. ठीक है, तो BR जब हम डिस्काउंट करेंगे तो हमारा पैसा मिलेगा तो हमारे बैंक अकाउंट के डेबिट में बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ना चाहिए इसको 2850 चाहिए, लेकिन बढ़ गया 3000 से. तो ये तो हमारे कैश जो कैश बुक का बैलेंस है ये हमारा उतने से ज़्यादा होगा. ठीक है, कितने से 150 से 2850 मिला है, 3000 का था तो 150 से ज़्यादा होगा, तो ये इसको कम करना पड़ेगा. तो फोर्थ ट्रांजेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड wrongly recorded as ₹3000 for ₹2850. रॉन्गली रिकॉर्डेड भी लिख देंगे तो काम चलेगा. ये कितना हो जाएगा 150, दोनों का जो डिफरेंस होगा. बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ₹700. बैंक ने इंटरेस्ट डिविडेंड रिकॉर्ड किया, कलेक्ट किया, तो बैंक ने कलेक्ट किया तो क्या होगा, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ होगा, तो इसको तो बढ़ाना पड़ेगा. बैंक interest and dividend collected by bank collected interest and dividend, bank collected interest and dividend दोनों मिला करके 700 है. अब कौन सा साइड ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है. क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 6250. तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे 6250. अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल है, तो यहाँ जब भी लिखेंगे तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, या डेबिट बैलेंस. क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर, यहाँ कैश बुक लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पासबुक. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. कितना हो जाएगा डिफरेंस दोनों का 3750. टोटल करके आप देख लेंगे यही आएगा. आंसर भी हमारा 3750 है. अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन बाद में करेंगे. थैंक यू, सी यू अगेन.